जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 का हिस्ट्री जो किताब आपका होगा अतीत से वर्तमान, और अध्याय 1 होगा जिसका नाम होगा कब, कहाँ और कैसे। तो इस वीडियो में अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे। और इससे पहले वीडियो में हमने इसी क्लास का यानी कि क्लास 7 का ही चैप्टर से संबंधित यानी कि पाठ के अंदर में जो प्रश्न 1-2 दिए हुए रहते हैं उस प्रश्न को भी प्रश्न और आंसर को हमने कराया है और वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए चलते हैं इस अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये देखिए पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, रिक्त स्थान को भरें, जिसमें कम में दिया गया है 16वीं सदी के आरंभ में खाली स्थान दिया गया है, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, फिर खाली स्थान दिया गया है और किया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने, यहाँ पे लिख देना है आपको, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ पर लिख देना है आपको कि वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब चलते हैं ख में खाली स्थान दिया गया है, एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो क्या है जो एक प्रकार का एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे भर देना है आपका तारीख उल हिंद। यहाँ पे क्या भरोगे, तारीख उल हिंद। अब देखिए यहाँ पे भर देना है। और ग में चलते हैं, ग में भी दिया गया खाली स्थान लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। तो कौन सा धर्म का लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। तो ये हो जाएगा आपका इन्हीं अरबों के साथ। क्या लिखोगे, इन्हीं अरबी या अरबों के साथ लोगों द्वारा भारत के एक नए धर्म का आगमन हुआ। अब चलते हैं घ की ओर। आपका घ में दिया गया है कि भारत में कागज़ का प्रयोग खाली स्थान दिया गया है शताब्दी के आसपास हुआ। तो भारत में कागज़ का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास में हुआ। तो ये लिख देना है यहाँ पे 13वीं। क्या लिख देना है, 13वीं शताब्दी। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सही जोड़े बनाइए। ये देखिए सही जोड़े लगाना है। दूसरा प्रश्न में आपका दिया गया है कि सही जोड़ा बनाइए। ये देखिए राज तरंगिनी। तो ये जो राज तरंगिनी है ये हो जाएगा आपका कश्मीर का इतिहास से संबंधित है, यहाँ पे कश्मीर में मिलान कर देंगे। ये देखिए उसके बाद है भक्ति संत। तो ये देखिए भक्ति संत जो है ये इसका आंसर हो जाएगा आपका दरिया, यानी कि दरिया साहब। यहाँ हो जाएगा इसका मिलान, ये राजतरंगिनी का हो जाएगा कश्मीर में। उसके बाद देखिए तबकात ए नासरी। तबकात ए जो नासरी है शिव मंदिर, वो कहाँ होगा। तो ये हो जाएगा आपका नीचे देख लेते हैं, कश्मीर मिन्हाज तबकात नासरी। जी हाँ, तबकात नासरी आपका हो जाएगा मिन्हाज, इसमें मिलान कर देंगे। और शेर शाह का मकबरा जो है आप लोग जानते होंगे, ये हो जाएगा आपका सासाराम। और मानसी उस सिराज जो हो जाएगा ये हो जाएगा बैकटपुर। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग ही पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंधे से लेकर कमर के नीचे तक चादर तथा सर पर
मुरेठा बांधने का रिवाज रहा होगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्राह्मण शिला हुआ वस्त्र पहनकर भोज नहीं करते। इसी से अनुमान लगता है कि मध्य युग के लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते होंगे। उनके वस्त्रों में से धोती, चादर और मुरेठा का व्यवहार आज भी लोग करते हैं। सिला हुआ वस्त्र पहनने का रिवाज बहुत बाद में आरंभ हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को बताएं। तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूती तकली पर काते जाते थे, जिसमें काफ़ी समय लगता था। तकली मतलब चरखा, कारण कि तकली को हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी में परिवर्तन आया कि तकली का स्थान चरखे ने ले लिया। तकली जो तकली था वो चरखे जैसा ही होता था, उसका स्थान भी चरखे ने ले लिया। अब सूती तेज़ी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। पहले सीधे कपास से सूत काता जाता था, बाद में इसमें बदलाव आया। दुनिया के लोग आधुनिक धनुकी पर रुई धुनने लगे। जो धुनिया लोग होते हैं वो धुनकी पर रुई धुनने लगे और अब धुनी हुई रुई से सूत काटना आसान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। तो देखिए, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोगों के लिए अधिक अन्न की भी आवश्यकता बढ़ी होगी। खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे। फलस्वरूप वनवासियों को जंगल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए और ग्रामवासी बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा यमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, गंगा यमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं। देखिए, दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को ही गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखिए। देखिए, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखिए। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। अब भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। यह बदलाव 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उतना ही थी जितनी पर तुर्कों का अधिकार था। मुगल काल में अकबर से लेकर 17वीं शताब्दी तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सीमा में काफ़ी विस्तार किया। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों में भी बदलाव आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या प्राचीन काल में, हाँ प्राचीन लिखना था, प्राचीन लिखा गया है। प्राचीन काल में क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। ये स्रोत अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख और इतिहास है। सर्वप्रथम इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इनका नाम बिहार क्यों पड़ा। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने एक अरबी गीत का उद्धरण किया जो भारत के लिए प्रमुख है। भक्त कवियों और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। राजपूत राजाओं के दरबारी कवियों ने भी उस समय के सामाजिक जीवन के विषय में लिखा है। लिखित रचनाएं या पांडुलिपियों, अभिलेख, सिक्के, भावनाशेष, चित्र आदि विविध स्रोत हैं, लेकिन प्रधानता लिखित सामग्री को ही दी जाती है। 13वीं शताब्दी में कागज़ का उपयोग शुरू हो जाने के बाद लिखने का काम व्यापक रूप से
होने लगा। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियाँ एवं प्रशासनिक प्रपत्र अभिलेखगारों एवं और पुस्तकालयों में सुरक्षित है। यानी कि देखिए 13वीं शताब्दी से ही भारत में कागज़ पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। उससे पहले कागज़ नहीं था। सोचिए कागज़ नहीं होगा तो किस तरह का जीवन लोग जी रहे होंगे। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। अन्य अभिलेख पत्थरों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। यानी कि पहले अधिक जो अभिलेख था वो पत्थर पर, चट्टान पर और जो तांबा का जो पत्र होता है, मानो कि मान लीजिए कि तांबा का चादरा होगा, चादर के टाइप में, उस पर लिखे गए थे। बहुत से अभिलेख मंदिरों और मस्जिदों और गांवों में भी सुरक्षित है। कल्हन की राज तरंगिनी, अलबेरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासरी, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तवारीख ए फिरोज शाही, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। इसके पहले बाबर ने बाबरनामा लिखा। इसके अलावा अनेक यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा जो इतिहास से कम नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, सही सटीक आंसर, आसान शब्दों में और सरल भाषा में। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे। तो देखिए इसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते हैं। प्रश्न में बताई गई परिस्थितियों में इतिहासकार समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो वे उचित समझते हैं उसी को लिख देते हैं। अब चलते हैं, आइए करके देखें। इसके अंतर्गत प्रश्नों को छात्रों द्वारा स्वयं करना है, लेकिन चलिए हम लोग बता देते हैं आपको। प्रश्न याद कर लेना है किसी भी तरह से। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर है। प्रश्न पहला है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, स्पष्ट कीजिए। चलिए हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला पिछली कई शताब्दियों में, तो हम लोग जानते हैं, स्पष्ट करते हैं। वास्तव में आज के भारतीय उपमहाद्वीप को आर्यावर्त नाम से जाना जाता था, जिसमें भारत भी एक देश था। कहा भी गया है जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। जम्बू द्वीप संभवतः एशिया के लिए प्रयुक्त था और आर्यावर्त भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक देश था। सिकंदर ने सर्वप्रथम इंडस नाम से इसे संबोधित किया, जो सिंधु नदी के नाम से निकला। मुसलमान जब इस देश में आए तब उन्होंने भी सिंधु को ध्यान में रखकर हिंदू शब्द का व्यवहार किया। इस देश में रहने वाले हिंदुओं के कारण वे इसे भारत के स्थान पर हिंदुस्तान कहने लगे और क्रमशः हिंदू स्थान से हिंदुस्तान बन गया। हिंदू स्थान कहने लगे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हिंदू स्थान कहने लगे और उसके बाद क्या हुआ कि हिंदू स्थान के से हिंदुस्तान बन गया। तो अंग्रेज जब आए तब उन्होंने भी सिंध की, यानी जो सिंध नदी है, सिंध को ही पकड़ा। सिंधु को इंडस नाम दिया, फिर इंडस इंडिया बन गया। यानी कि पहले हिंदू लोग जो रहते थे इसलिए हिंदू स्थान कहा गया। उसके बाद बदल के क्या हो गया, हिंदुस्तान। उसके बाद जो हमारे देश का इंग्लिश नाम है, जो जो नदी है सिंधु नदी, तो उसको इंडस कहा गया। इंडस को नाम बदलकर फिर इंडिया बन गया। इस प्रकार इस देश का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों का व्यवहार एक साथ होने लगा। आज भी ये तीनों नाम प्रचलन में है। प्रश्न दूसरा है कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। आंसर,
हर जाति के कुछ बड़े बूढ़े अपनी जाति पर नियंत्रण रखते थे। हर जाति के अपने कुछ नियम कायदे होते थे और उनका कड़ाई से पालन कराया जाता था। अपनी जाति का कोई व्यक्ति कोई गलत काम ना कर बैठे, इसकी देख रेख उस जाति के मुखिया करते थे। तब समाज में आज जैसी उच्च श्रृंखलाता नहीं थी। तीसरा प्रश्न है कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानेंगे। जिस शासक का साम्राज्य जितनी दूरी में फैला होता था उसके अधीन संपूर्ण क्षेत्रों को मिलाकर सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते थे। याद रखना है एक बार फिर से, जिस शासक का साम्राज्य जितनी दूरी में फैला होता था उसके अधीन संपूर्ण क्षेत्रों को मिलाकर सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते थे। भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य कायम करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर दिल्ली के सुल्तानों ने साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन इनसे भी बड़ा साम्राज्य मुग़ल बादशाह अकबर था। देखिए सबसे बड़ा जो हो गया यहाँ पे मुग़ल बादशाह अकबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने अनेक समस्याएं आती है। उनके रख रखाव का कोई उचित प्रबंध नहीं होने से वे नष्ट होती जाती है। दूसरी लिखावट में अस्पष्टता के चलते कुछ शब्दों को उन्हें स्वयं गढ़ना पड़ता है। इस कारण काल क्रम से एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का व्यवहार करना पड़ता था। बाद में मठ मंदिरों और विहारों में अभिलेख सुरक्षित रखने जाने लगे। नालंदा विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों का अपार भंडार था, जो किसी आतताई आक्रमणकारी द्वारा जला दिया गया, जिसका नाम था क्या? बख्तियार खिलजी। याद रखना है। बाद में उन अधजले पांडुलिपियों से ही काम चलाया गया। इतिहासकारों को पांडुलिपियों के उपयोग में यही समस्याएं आती है। और पांचवा प्रश्न है आपके बीच कि इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहासकार कालों या युगों को विभाजित करते समय उस काल के कोई एक महत्वपूर्ण पहलू को पकड़ते हैं और उसके आधार पर कालों या युगों को विभाजित करते हैं। अभी ताज़ा वर्गीकरण अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। इससे भी पहले पत्थर युग, ताम्र युग, लौह युग में बंटवारा हुआ था। उस हिसाब से आज हम प्लास्टिक युग से गुजर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इस लेसन का सारे प्रश्न आप लोग को बीच में रखें। बहुत मेहनत करने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।